एवरीवन, हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। तो आज के ना अपन अल्कोहल, फिनोल और ईथर के पीवाईक्यू करने वाले हैं। काफी मजा आएगा। तो जो बजे सेशन में आ चुके गिव थम्स अप। ओके, तो देखो यार, आप ध्यान से देखना ना कि यहाँ पे एडजस्टेंट रीजन भी काफी अच्छे फ्रेमिंग होती है जब फिजिकल प्रॉपर्टीज के सवाल होते हैं। ओके, तो सवाल को कैसे अप्रोच किया जाता है, कैसे शॉर्टकट्स है ना। तो यहाँ पे आप सवाल सोल्व नहीं कर रहे हो, पूरी कंसेप्ट आपका थ्योरी भी रिवाइज हो रही है साथ के साथ। जो डेप्थ एक्सप्लेनेशन होता है ना कि इसकी और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो हर ऑप्शन को अपन यहाँ पे अच्छे से समझते हैं। ओके, तो उससे आपका सिर्फ एक पीवाईक्यू सोल्व नहीं हो रहा, उससे आपकी बहुत सारी लर्निंग भी हो रही है जो अपकमिंग एग्जाम्स में आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी। तो शुरू करें आज का डिस्कशन अपन। और है ना, फ्री रिसोर्सेज में जाके आपको इसके नोट्स मिल जाते हैं आपको, और पीवाईक्यू खजाना में जाके आप एनटीए यूजर फेस जो इंटरफेस है हमारा, वैसे ही है ना, एनटीए का जो इंटरफेस है वैसे आपको दिखेगा। वहां जाके आप बाकी के पीवाईक्यू आप प्रैक्टिस करते रहिए। और यहाँ पे लाइव बेसिस जो नए बच्चे हैं, तो यहाँ पे लाइव बेसिस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज भी होते हैं। ओके, तो उनमें जाके आप इनरोल कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट के लिए ना, जेई मेंस। ओके, हाँ। और जैसे ग्रेविटी पे जो ऑलरेडी अपना चल रहा है, जिसमें रिवीजन लेक्चर्स हैं, बूस्टर सेशंस है, डिवीजन डीपीपीज है, जिनको नए तरह के सवाल प्रैक्टिस करने हैं, जिनको क्विकली थ्योरी करनी है। ओके, फिर प्रैक्टिस सेशंस करने हैं, सब कुछ आपको। जेएमपीपी है ना, जो अपनी है, फुल मॉक देना आप स्टार्ट कर दो, जो ऑलरेडी ग्रेविटी बेस के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इसका एक्सेस जो रहेगा आपको सेकंड अटेम्प्ट तक रहेगा, बी द पार्ट ऑफ द ग्रेविटी बेस जो ऑलरेडी अपना चल रहा है। ओके, तो बिकॉज सभी को अच्छा लगता है कि आपका रिजल्ट अच्छा है ना, और हर इंस्टीट्यूट के पर ना वहां पे छपे आपका रिजल्ट। तो यस, तो प्रेडिक्टर पेपर देना ऑलरेडी इसके अंदर प्रेडिक्टर पेपर्स इंक्लूडेड है। फुल मॉक देना स्टार्ट कर दो ना। देखो यार, ये सवाल देखो, इस तरह के सवाल जब कभी भी आए ना, तो जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री प्लस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यार उसको जरूर से क्या करो ना, वो आपको रेस में मतलब आपको रैंक दिलाते हैं। बहुत सारे बच्चे इसको लीव कर देते हैं, हो सकता है उनका फिजिकल वीक हो। ओके, और कई सारे बच्चों का ऑर्गेनिक वीक हो, तो ये दोनों से मिक्सअप टाइप का सवाल आता है ना, ऑर्गेनिक फिजिकल का, तो बहुत सारे बच्चे इसको लीव कर देते हैं। बट आपको नहीं करना। देखो क्या बोला गया, व्हाट अमाउंट ऑफ ब्रोमीन विल बी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 2 ग्राम ऑफ फिनोल। ओके, आपको कन्वर्जन जो दिया जा रहा है, फिनोल में कन्वर्ट करना आपको। ओके, तो कितना ब्रोमीन हमें चाहिए। अगर हम 2 ग्राम 2 ग्राम यहाँ पे फिलो, तो इसके मोल ले ले अपन। तो इसके मोल जो निकलेंगे, 2 बाई कितना है मोलिकुलर वेट अभी निकाल लेंगे, चलो ना। तो बोला गया अमाउंट ऑफ ब्रोमीन विल बी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 2 ग्राम ऑफ फिनोल इनटू 246 ट्राइब्रोमो फिनोल। ओके, तो ये एच है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन मैंने मार्क नहीं किया, बट हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा। ब्रोमीन एंड ब्रोमीन, दिस इज 246 है ना, 2 3 4 5 6 है ना, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन कैसे कराओगे, आपको यहां पे क्या करना बचे, 3 ब्रोमीन लेके आना है। 3 ब्रोमीन लाने के लिए 3 Br2 आप चाहिए, क्योंकि एक Br2 से एक ब्रोमीन बाहर निकलेगा, Br प्लस। ठीक है, तो एक Br तो इस पे जुड़ जाएगा, तो यहां से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, तो 3 HBr से आपके बाहर निकल जाएंगे। ओके, ये पूरी ओवरऑल रिएक्शन होगी। डन। अब ध्यान से समझना, तो हमें ये पता है भाई कितने मोल, तो हमें कितना अमाउंट आपका ब्रोमीन का चाहिए, सीधा सा पता है भाई, 1 मोल के साथ 3 मोल चाहिए। यहाँ पे भी जितने मोल होंगे उसके 3 टाइम्स हमें आंसर आपका हो जाएगा। तो इधर देखो, इसका मोलिकुलर वेट क्या होता है पहले तो, फॉर्मूला C6, ओके, H6O। ओके, तो मोलिकुलर वेट कितना हो गया बच्चे, मोलिकुलर वेट ऑफ दिस कंपाउंड विल बी द 94 हो गया क्या। ओके, 72 और 6 78। ओके, 78 और 16, ये हो गया अपना 94। तो मोलिकुलर वेट विल बी द 94। तो मोल निकालो, इसके वेट दिया गया है 2 ग्राम, है ना, आपको वेट दिया गया 2 ग्राम ऑफ फिनोल डिवाइडेड बाई 94, कितना हो गया, 1 डिवाइडेड बाई कितने मोल हो गए, 47, 1/47। ठीक है, तो वो आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया, अमाउंट ऑफ ब्रोमीन विल बी, कितना ब्रोमीन हमें चाहिए, 1 मोल है ना, 2 ग्राम फिनोल के साथ, इतने मोल के साथ, एक के साथ 3 चाहिए, तो 1/47 के साथ 3 टाइम्स कर दो। तो मोल्स ऑफ ब्रोमीन जो होगा बच्चे, मोल्स ऑफ ब्रोमीन विल बी द 3 टाइम्स 3/47। एंड वेट ऑफ ब्रोमीन, वेट ऑफ Br2 जो हो जाएगा, मोलिकुलर वेट है ना 3/47, एक ब्रोमीन का 80 तो 160। ओके, दिस इज मोलिकुलर वेट ऑफ ब्रोमीन। ठीक है, वेट, मोल्स क्या होता है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। तो ये मोलिकुलर वेट ऑफ ब्रोमीन से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज मोलिकुलर वेट ऑफ ब्रोमीन। ओके, Br2। तो आंसर जो आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली आपको ये ना 10.22 ग्राम के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर फॉर दिस वन। तो आसान सवाल है, स्टोइकोमेट्री में बैलेंस करो आराम से। ओके, ये सबसे सिंपलेस्ट है। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो सबको पता है
बेस के साथ रिएक्शंस कराई जा रही है NaOH के साथ, 623 केल्विन, 300 एटीएम प्रेशर, डाउस प्रोसेस, फिर H प्लस है। तो होता है क्या, OH माइनस इस पर अटैक करेगा और इन नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे रिएक्शन, रूम टेम्परेचर पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं करता। ओके, तो आप ध्यान से अगर देखोगे तो OH माइनस इतना 623 300 एटीएम पे हाई टेम्परेचर प्रेशर दिया हुआ है, तो यहां से आपका बन जाएगा फिनॉक्साइडाइन, OH अटैक कर देगा, क्लोरीन बाहर निकल जाएगा, H प्लस डालोगे तो वापस हमें कंप्लीट फिनोल मिल जाएगा। तो कंपाउंड ए विल बी द फिनोल, ए आपका क्या हो जाएगा, फिनोल हो जाएगा। ओके, अब इस कंपाउंड ए की रिएक्शन देखो ध्यान से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, Na2Cr2O7 डाइक्रोमेट का भाई है, ओके, K2Cr2O7 वाला ना, और एसिडिक मीडियम में तो क्या होगा, फिनोल का ऑक्सीडेशन होकर बेंजोक्विनोन बन जाएगा। ओके, इसको बोलते हैं बेंजोक्विनोन। ओके, तो दिस इज कंपाउंड बी, फिनोल का ऑक्सीडेशन हो गया, इस कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। सिंपल है, ध्यान रखना एक वही रिएक्शन बहुत बार आई है ना। ओके, ये रिपीटेड ही सवाल है। तो फिनोल, और इसका नाम क्या होता है आपका, बेंजोक्विनोन। तो बेंजोक्विनोन इज द आंसर। ये भी ध्यान रखना है ना, नाम भी पूछ ले आपको, कॉमन नेम। हाँ, ये देखिए, तो स्टेटमेंट 2 है ना, अजर्सन रीजन को सही से पढ़ना। बोला गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल्स, ओके, एल्कोहल एंड फिनोल्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो आपको पता है भाई बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक तो होता है एच बॉन्डिंग करते हो, एल्कोहल और फिनोल दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट, ऐसे ही करती हूँ। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर बढ़ेंगे तो क्या होगा, मोलिकुलर वेट बढ़ेगा, तो वन डर फोर्सेस और भी ज्यादा इंक्रीजेस होंगे। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, सही बात है, पहला स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, फिर बोला गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल्स आर हायर इन कंपैरिजन टू अदर क्लासेस कंपाउंड सच एज ईथर और हेलोएल्केन्स। तो बोला गया है भाई एल्कोहल और फिनोल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू आपका हेलोएल्केन और ईथर से, इनसे ज्यादा है हेलोएल्केन, है ना। ओके, RX, क्यों, क्योंकि इनमें क्या होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है, क्योंकि इनमें क्या होगा, हेलोएल्केन और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही, बट इन दिस केस देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये H हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, तो इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ईथर और इनसे एल्काइल हैलाइड से, है ना। ठीक है, हेलोएल्केन बोल दो। तो बोला बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल्स आर हायर इन कंपैरिजन टू अदर क्लास ऑफ कंपाउंड सच एज ईथर एंड हेलोएल्केन। तो बोथ स्टेटमेंट क्या होंगे, ट्रू हो जाएंगे। तो सी इज द आंसर फॉर दिस वन। ठीक है, ये आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज का सवाल था, एनसीईआरटी से पढ़ना सिर्फ, है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज। हाँ, तो देखो नेक्स्ट सवाल आपका है द स्टीम वोलेटाइल कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग, आपको बताना है भाई कौन सा कंपाउंड स्टीम वोलेटाइल है। स्टीम वोलेटाइल का मतलब होता है जो आसानी से मतलब स्टीम बना ले। ओके, तो दो तरह के कंपाउंड है, एक इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करे से घर के अंदर ही, और एक इंटरमोलिकुलर ऐसे, है ना, दूसरे का हाथ पकड़ रखा है। जब सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा तो मजबूती से होगा, उसको गर्म करोगे तो बॉन्डिंग को तोड़ नहीं पाओगे। बट इंट्रामोलिकुलर में क्या होगा, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल ऐसे करके बॉन्डिंग बना रखा है, ऐसे घर के अंदर, है ना, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे बैठे हुए हैं, तो उनको वेपर में, है ना, वोलेटाइल करने मतलब, ओके, तो वो ज्यादा आसान होगा। तो आंसर क्या होगा, स्टीम वोलेटाइल कंपाउंड कौन से होंगे, जो आपका घर के अंदर इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग बनाए, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग वाले कंपाउंड। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब जैसे ये कंपाउंड है, जैसे ए कंपाउंड है, अब ए कंपाउंड जो है बच्चे, ये ऑर्थो नाइट्रोफिन, है ना। अब इसको देखो ध्यान से, OH है, ओके, OH, है ना, और ये है आपका NO2, है ना। ठीक है, अब ये इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग आपको इसमें दिख जाएगा सिमिलरली, क्योंकि ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, यहां से क्या है, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग है, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड। ठीक, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। सिमिलरली यहां पे क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन है, ओके, तो इस वाले हाइड्रोजन जैसे बी ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूं, लेट्स टॉक अबाउट द बी ऑप्शन, तो बी में भी हो जाएगा, NH2 जुड़ा हुआ है, ओके, हाइड्रोजन आपका, है ना, ये H और ये क्या है, NO2, ओके, तो इनके बीच ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, इनके बीच में इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग है, तो ए एंड बी। अब ये देख, इसमें क्या होगा, इसमें आजू बाजू में है नहीं, तो यह हो गया इंटरमोलिकुलर, है ना। तो इंटरमोलिकुलर का मतलब है, ओके, अब यहां पे इंटरमोलिकुलर होगा क्या, क्योंकि यहां पे इंट्रामोलिकुलर तो नहीं होगा, इंट्रामोलिकुलर तो नहीं होगा, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये दूसरे नाइट्रोजन इसी यूनिट का, जैसे NH2 है ना, ये NH2 के साथ ऐसे, ओके, H, ठीक है, जो ज्यादा
ठीक है, इस तरह से आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा H, फिर ये बेंजीन रिंग, ठीक है, और ये आपका O, फिर इस तरह से H, ठीक है, इस तरह से चलता रहेगा। तो सिमिलरली ये इधर चलता रहेगा। ओके, सिमिलरली इसमें तो यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर, यहाँ पे इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग है। हो सकता है ये भी पूछ कि कौन से कंपाउंड स्टीम वोलेटाइल नहीं है, तो आंसर जो रहेगा इसमें पूछे स्टीम वोलेटाइल विल बी द इंट्रामोलिकुलर, ए और बी में इंट्रामोलिकुलर, यहाँ पे इंटरमोलिकुलर। इन द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है ना, तो यहाँ पे ईथर का फॉर्मेशन हो रहा है, बट ये रिएक्शन एक्चुअली SNAR रिएक्शंस है ना। कौन सी रिएक्शंस है? एल्कोक्साइड, इथोक्साइड एंड अल्कोहल के अंदर बेस यूज किया गया है, इस रिएक्शंस का नाम होता है SNAR। ओके, तो ये ईथर की प्रिपरेशन में आ रहा है, और ये आपका SNAR मतलब हेलोरीन में भी आता है। तो बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से जो इस जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है उससे आपका जो हेलोजेंस होना चाहिए वो ऑर्थो या पैरा पे होना चाहिए। तो इसके रेस्पेक्ट में ये पोजीशन ऑर्थो, ये मेटा, ये पेरा, तो आपका पेरा वाला बाहर निकल जाएगा। और कंपाउंड फॉर्म इन दिस केस विल बी SNAR मैकेनिज्म पता है ना आपको, OC2H5, नाउ दिस इज द Br, और ये आपका हो गया यहां से NO2, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर आप ध्यान से अगर यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं तो इन्होंने पहले NO2 के रेस्पेक्ट में मेटा वाले को बाहर निकाला, जो कि नहीं होगा, इनमें दोनों को ही बाहर निकाल दिया, इसमें किसी को इसमें उन्होंने NO2 को ही बाहर निकाल दिया। अच्छा, ये ऑप्शन वो शेम कर दिया है क्या? तो इसका जो होगा आंसर, चलो इसको मैं थोड़ा सा, ठीक, इन्होंने आंसर ये होना चाहिए ना, क्योंकि उन्होंने उसी ऑप्शन को पेस्ट कर दिया, तो यहाँ पे टाइपिंग एरर है। तो ऑप्शन विल बी डी, ऑप्शन इज द आंसर है ना, ऐसा ऑप्शन अपन डी बना देते हैं। ओके, ये ऑप्शन अपन डी बना देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, दैट इज OC2H5 एंड द Br, ये ऑप्शन आंसर होगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। SNAR में क्या होता है, ठीक है, देखो SNAR में क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखोगे कि जैसे कोई भी SNAR रिएक्शन हुई, हेलोजेंस है। ओके, आपने हेलोजेंस लगाया और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, जैसे NO2 लगा दिया। अब कोई न्यूक्लियोफाइल के साथ है ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, जैसे OH माइनस मान लो आप, ना जैसे कि RO माइनस मान लो, ठीक है, अब इसने यहाँ पे टेक किया, ओके, ये इधर, तो ध्यान से समझना। अब उससे फायदा क्या है कि सर ये क्या बताया आपने, ऑर्थोपेरा कंसेप्ट क्या बताया, एक्स OR, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ऐसे ऐसे NO2, ठीक है। अगर आप रेजोनेंस कराते हो बच्चे, अब देखो रेजोनेंस कराओगे ना ध्यान से, तो ये नेगेटिव चार्ज देखो यहां पे आएगा, पेरा पे आएगा, तो आप पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बोनाइन है ना, यहाँ पे कार्बोनाइन बनता है SNAR में। तो अगर ये इस पोजीशन पे आएगा, इसका रेजोनेंस कराओ, फिर यहाँ पे आएगा, फिर इधर नेगेटिव चार्ज चला, तो ऑर्थो एंड पेरा पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए वो लिविंग ग्रुप से है ना, ये जो हेलोजेंस है इससे ऑर्थो एंड पेरा पे होना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इस वाले केस में भी, तो इसके रेस्पेक्ट में पेरा पे है और इस हेलोजन के रेस्पेक्ट में मेटा पे है, तो कौन सा बाहर निकलेगा, जो ऑर्थो एंड पेरा पे है। ठीक है, तो आंसर विल बी द डी, SNAR रिएक्शन। हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विद HBr विल गिव ए फिनोल, तो ईथर की रिएक्शंस है ना, यहाँ पे ईथर की रिएक्शंस भी एसिड के साथ, HX के साथ है ना, ये HCl हो सकता है, कंसंट्रेटेड HX, ओके, HCl HBr, ओके। तो आपको ध्यान रखना है 1 डिग्री और 2 डिग्री ईथर है ना, ये प्रोसीड करता है SN2 के थ्रू मैकेनिज्म। 3 डिग्री और अलाइलिक और बेंजाइलिक है ना, रेजोनेंस स्टेबलाइज है ना, तो अगर मैं बोलूं रेजोनेंस स्टेबलाइज, ओके, 3 डिग्री और रेजोनेंस स्टेबलाइज आपका ईथर बनता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज, तो वो जाता है, इट विल गोज थ्रू द SN1 मैकेनिज्म है ना। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है, इसका मैं शॉर्टकट वे से बताता हूं आपको ना, विच ऑफ द फॉलोइंग विल विद HBr फिनोल बनाएगा। देखो ध्यान से ना, शॉर्टकट लगाते हैं, मैकेनिज्म्स लीव इट, ओके, सवाल सोल्व करते हैं है ना, मैकेनिज्म्स हमने काफी क्लास में पढ़े हैं। इसका शॉर्टकट ये होता है कि हम ऑक्सीजन के आजू बाजू से ब्रेक करते हैं। ओके, अगर आप इस तरफ से ब्रेक करते हो तो बेंजीन पे कार्बोकेटाइन बनेगा, जो कि अनस्टेबल है। ओके, बेंजीन पे कार्बोकेटाइन नहीं बन सकता, तो फिर हम किधर से ब्रेक करेंगे, कोशिश करेंगे भाई स्टेबल बने पहले तो ना, इधर से ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पे जब इधर से ब्रेक करेंगे तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव है ना। ठीक, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके, अब नेगेटिव वाले को क्या देना है, H देना है, ऑक्सीजन को H और दूसरी तरफ क्या देना, ब्रोमीन है ना, क्योंकि ये क्या है H प्लस और Br माइनस, तो सीधी सी बात है। तो इस वाले केस में जो प्रोडक्ट बन जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्म इन दिस केस विल बी द फिनोल, आपका फिनोल बन गया बस प्लस CH3Br, तो ये CH3Br बन जाएगा। तो पहले केस का आंसर आ जाएगा दिस वन। ओके, सेकंड केस देखो,
सेकेंड केस में है ना, अगर, हाँ, अब इधर से आप ब्रेक करते हो, इस तरफ से अगर आप ब्रेक करोगे तो बेंजाइली कार्बोकेटाइन बनेगा। ओके, इस तरफ से आप ब्रेक करोगे तो बेंजाइली कार्बोकेटाइन बनेगा। ओके, बेंजाइल तो फिनोल तो नहीं आएगा फिर भी, और इस तरफ से ब्रेक करोगे तो आपका 3 डिग्री कार्बोकेटाइन आएगा। तो ये वाला कार्बोकेटाइन जो है दैट इज मोर स्टेबल कंपेयर टू, रिलेटिवली थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल होता है बेंजाइलिक से। तो आप इस तरफ से ब्रेक करना। ओके, तो यहां से जो प्रोडक्ट बनाओगे इस केस में इस तरफ से ब्रेक करना। ये है ना रिलेटिवली थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल आता है, ये ध्यान रखना बेंजाइलिक से। तो इसको H दे दो, ऑक्सीजन को इधर Br दे दो, तो यहाँ पे जो कंपाउंड बन जाएगा ये बन गया प्लस, और ठीक है। किसी बच्चे को नहीं पता कि सर कौन सा बनेगा, फिर भी फिनोल तो नहीं बन रहा ना, आंसर तो निकल जाएगा, तो इसे लोड नहीं लेना कि कौन सा रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल है। हाँ जी, इस वाले केस में देखो यहाँ इस तरफ से ब्रेक करते हो आप। ओके, यहां से जब आप ब्रेक करोगे, अब कहां से ब्रेक करोगे बताओ, एक ही अच्छा ओके ओके, इधर से ब्रेक होगा ना, अच्छा ये ईथर इधर है। तो आप जब ब्रेक करोगे इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट में बना देता हूं, फाइनल आंसर तो आपका निकल गया। यहाँ पे ये ऑप्शन शायद ये सेम ही पेस्ट कर दिया उन्होंने। ओके, तो यहाँ पे जो ऑप्शन था वो कुछ इस तरह से था, इस तरह का कुछ ऑप्शन था शायद, CH डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन HX के साथ करोगे जैसे HCl वगैरह के साथ, ऑक्सीजन के यहां से ब्रेक करो, अलाइलिक सॉरी विनाइलिक, तो ये भी नहीं बनेगा, इधर भी का, तो नो रिएक्शन, इस वाले केस में तो रिएक्शन ही नहीं होगी, क्योंकि दोनों तरफ से कार्बोकेटाइन क्या अनस्टेबल बन रहा है। शॉर्टकट बता रहा हूं, इस वाले केस में क्या प्रोडक्ट बनाओगे, इस वाले केस में HX के साथ जब रिएक्शंस करोगे, व्हेन यू डू विद रिएक्शन विद H, इधर से तो ब्रेक करोगे तो क्या आएगा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, यहां से ब्रेक करते हो तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो इसको H दे दो, इसको Br दे दो, ठीक है, यहां से। ओके, हाँ, इस वाले केस में तो यहाँ पे अगर आप एक 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 यूनिट अगर आपको लिया हो तो यहाँ पे ब्रोमीन, तो इससे आ जाएगा कंपाउंड, फिनोल तो फिर भी नहीं बनेगा, फिर और भी यूनिट है तो फिर इधर से फिर ब्रेक कर देना, तो 2 Br लगा देना। ओके, तो आपका जो कंपाउंड बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, पहले यूनिट में CH2 C Br OCH3H, ठीक, ये कंपाउंड बना। क्योंकि यहाँ पे ठीक है, यहाँ से ब्रेक कार्बोकेटाइन का रेजोनेंस स्टेबलाइजर, फिनोल तो नहीं आ रहा। आगे और यूनिट का अगर और करोगे तो इधर देखो ऑक्सीजन, यहां से ब्रेक करोगे तो 1 डिग्री, इधर से तो कार्बोकेटाइन बनेगा, ये ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन खींच भी रहा बट दे भी रहा है, ठीक है, तो आगे और भी दो तो फिर यहाँ पे ब्रोमीन लगा देना, इसको हटा देना। ओके, तो आंसर विल बी द ए ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। तो ईथर की रिएक्शन से, हाँ ये सबसे ये देखो, ये अगेन यहां से अगर आप देखोगे तो फिनोल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, दिस इज SNAR रिएक्शन। ओके, आप ध्यान से देखो, ये हेलोजन क्लोरीन है, यहाँ पे OH ग्रुप आ रहा है, इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे क्लोरीन की जगह OH आ रहा है, बट इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप ऑर्थो एंड मेटा पे लगा दिया, तो क्लोरीन से OH जुड़ रहा है ना, SNAR रिएक्शन हो रही है। इस वाले केस में आप ध्यान से देखोगे तो 3 इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप ऑर्थो एंड पेरा पे लगा दिया। तो अगर नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप क्या है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप बढ़ रहे हैं ऑर्थो एंड पेरा पे, इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं नीचे। ओके, तो जितने ज्यादा, अब देखो ये वाली रिएक्शन है ना, अगर आपको समझ में आ गई डाउस प्रोसेस, तो डाउस प्रोसेस का आपको ध्यान से अगर आप देखोगे तो डाउस प्रोसेस तो देखो, रेट ऑफ SNAR जो होती है, रेट ऑफ SNAR जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन, और कार्बोनाइन को क्या होता है इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप होंगे रेट ऑफ SNAR उतनी ज्यादा तेज होगी, मतलब कम टेम्परेचर पे रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप अगर बढ़ेंगे तो सीधी सी बात है टेम्परेचर टेम्परेचर रिएक्शंस का टेम्परेचर कम कम टेम्परेचर पे ही रिएक्शंस हो जाएगी अपनी। ओके, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले ऑप्शन का मैच जो आएगा, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप तो सबसे हाईएस्ट वाला, याद है तो अच्छी बात है, डाउस प्रोसेस, तो ए का जो मैच आएगा फोर्थ आएगा, ए का जो मैच आएगा 4 आएगा, ठीक है, ये 2 ऑप्शन तो गए। फिर देखो, फिर इसमें एक इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है, तो इससे 623 से थोड़ा छोटा वाला, तो थर्ड ऑप्शन मैच आएगा, ठीक है, 623 सॉरी 620 से नीचे वाला 443 है, फिर 2 इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप लगाए तो 368, तो आपका आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। और डी का मैच करो तो ये रिएक्शन में 3 इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप लगा दिए, ऑलमोस्ट 40 डिग्री के आसपास है ना, तो आप कह सकते हो वो थोड़ा सा गर्म किया और वाटर डाल दिया, और आपको उतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की भी जरूरत नहीं पड़ी। ओके, गर्म करके पानी डाल दिया तो ये रिएक्शन हो गई, तो डी का मैच आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। तो ये SNAR का ही पार्ट है। ओके, ठीक है, तो हाँ समझ में आ गया।
हाँ, द रिएक्शन विच कैन नॉट बी अप्लाइड टू प्रिपेयर एल्कीन बाय एलिमिनेशन। तो बोला कि भाई किसमें एल्कीन नहीं बनेगी बाय एलिमिनेशन। ओके, तो ये आपको बताना है, ये अप्रैल में सवाल आया था। अब ध्यान से देखो, इन रिएक्शन को समझना ध्यान से। एल्फ ब्रोमीन और ये बीटा, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये इथोक्साइड आयन, तो ये क्या करेगा भाई साहब, इसको बाहर निकाल देगा। तो ये इस वाले केस में आपकी ईट है ना, यहां से बन जाएगा एलिमिनेटेड प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से अगर आप निकालोगे तो एलिमिनेटेड प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड इन दिस केस। ओके, तो यहां से आपका एलिमिनेशन रिएक्शंस अकर हो गया। ठीक है, ओके, तो पूछा गया किसमें एल्किन नहीं बनेगा, ध्यान से देखना, कैन नोट है ना। अब ये एक्वस है, एल्कोहलिक एनिओच नहीं है, एक्वस है, तो यहां तो एस कौन सा होगा, एक्वस में SN2 कराओ आप, तो ये OH माइनस, इसको बाहर निकालोगे तो इधर जो प्रोडक्ट बनेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। तो अपना ऑलरेडी एक वीडियो चैनल पे रखा हुआ ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो E1 E2 SN1 SN2 का मैंने कंपेरिजन का एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। ओके, लिखना E1 E2 SN1 SN2 कंपेरिजन बाय लोकेश सर, अपने J1 चैनल पे ऑलरेडी रखा हुआ, तो उसको सही से पढ़ लेना। अगेन ध्यान से देखो, ये अगेन एल है ना, मिथोक्साइड आयन, ये अल्फा, ये बीटा, तो बीटा से H बाहर निकालोगे तो यहां से H को इधर टूटेगा, बाहर निकलेगा, इधर से अपना जो कंपाउंड बन जाएगा दैट इज CH2, यहां पे कार्बन है, नाउ दिस इज CH3 एंड CH3, तो एलिमिनेशन तो इधर भी हो जाएगा। पूछा किस में एलिमिनेशन नहीं होगा, बी में नहीं होगा। और ये फिनोल का ऑक्सीडेशन, तो ये तो बेंज है ना, बेंजोक्विनोन बना दो यहां से, तो एलिमिनेटेड नहीं है, तो ये हो जाएगा। ओके, यस, एलिमिनेटेड नहीं होगा। कॉपर का हीट करोगे तो यहां से वाटर बाहर निकाल दो, एलिमिनेशन रिएक्शंस, तो आपका क्या होगा, डबल बॉन्ड CH2 C CH3 एंड CH3, एलिमिनेशन रिएक्शंस हो जाएगी यहां पे, है ना। तो आंसर विल बी द B एंड D ओनली। B एंड D है क्या, तो B एंड D में आपका एलिमिनेशन नहीं होगा। ओके, हाँ, इसको पढ़ो ध्यान से, देखो ये उन्होंने एनसीईआरटी की लाइन से फ्रेम किया सवाल को। ओके, तो बोला गया बेंजीन इज ट्रीटेड विद ओलियम, बेंजीन की रिएक्शन ओलियम के साथ कराई जा रही है। ओके, H2H2O7 ना, सल्फोनेशन का सोर्स है, तो हमें क्या बनेगा, SO3H आ जाएगा। ओके, तो बोला गया है बेंजीन इज ट्रीटेड विद ओलियम टू प्रोड्यूस ए कंपाउंड X, एक कंपाउंड X हमें मिल जाता है, विच व्हेन फर्दर हीटेड विद मोल्टन सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन प्रोड्यूस कंपाउंड Y। फिर इस कंपाउंड की रिएक्शन मोल्टन क्या बोला, NaOH के साथ, है ना, Na+OH मोल्टन, है ना, फिर हमने H+ और ऐड कर दिया, तो बेसिकली दिस इज डीसल्फोनेशन, हम इसको बोलते हैं, बाहर निकल जाता है, वी विल कॉल इट द डीसल्फोनेशन। तो फाइनली हमें फिनोक्साइड आयन मिल जाता है, H+ डालते कंप्लीट फिनोल मिल जाएगा, कंप्लीट फिनोल मिल जाएगा। ठीक है, तो गिव कंपाउंड Y, ये कंपाउंड Y हमें मिल गया। ओके, द कंपाउंड Y इज ट्रीटेड विद जिंक मेटल टू प्रोड्यूस कंपाउंड Z, तो और इस कंपाउंड Z हमें मिल जाता है ना, तो जिंक मेटल के साथ, जिंक के साथ जब इस कंपाउंड की रिएक्शन, इससे रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये क्या करेगा, जिंक, जिंक क्या करता है बच्चा, इस ऑक्सीजन को चुरा लेगा, तो यहां से जिंक भाई साहब इस ऑक्सीजन को चुरा ले जाते हैं। ओके, इस ऑक्सीजन को जब चुरा लेते हैं तो बेंजीन है ना, फिर वापस से ऑक्सीजन को चुरा ले गया, तो हमारा जो कंपाउंड बन गया, जिंक ऑक्साइड बाहर निकल गया, तो यहां से वापस से बेंजीन बन गया। ठीक है, और जिंक ऑक्साइड साइड प्रोडक्ट बन गया, तो फाइनल प्रोडक्ट कंपाउंड Z आपको बताना है। तो बेंजीन से कहानी शुरू हुई और बेंजीन पे खत्म हो गई। ओके, हाँ जी, ये बताइए, ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस का सवाल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल नॉट लीड टू द डिजायर ईथर फॉर्मेशन इन मेजर प्रोपोर्शन। पहले तो ये पूछते थे भाई किसमें ईथर नहीं बनेगा, अब इन्होंने ये बोला है कि किसमें मेजर ईथर नहीं बनेगा। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस है ना, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन से बच्चे, इट विल फॉलो द SN2 मैकेनिज्म्स। उसमें क्या होता है, आपका एल्कोक्साइड आयन होता है, एल्काइल हैलाइड होता है। ओके, ये भाई साहब क्या करते हैं, ये SN2 मैकेनिज्म्स को फॉलो करते हैं, SN2 मैकेनिज्म्स है ना, इट विल फॉलो द SN2 मैकेनिज्म्स, SN2 को फॉलो करते हैं, ये इस पेट ये बाहर निकलेगा, इट विल फॉर्म द ROR डेज, ROR डेज। तो बेसिकली SN2 में जनरली ये 1 डिग्री होना चाहिए अगर आपको बेस शील्ड लाना है तो, और ये रिलेटिवली स्मॉल होना चाहिए। ठीक, तो दोनों ही स्मॉल होने चाहिए तब बेस शील्ड आती है, लेकिन हमारे पास है कि इनमें से किसी एक को बड़ा करना हो, फिर हम क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल को बड़ा करेंगे, क्योंकि ये बैक साइड से अटैक करता है। इस बेस शील्ड ले आने के लिए हमें इसको 1 डिग्री रखना पड़ेगा। 2 डिग्री करोगे तो इसमें फिर एलिमिनेशन भी हो जाएगा। ठीक है, और 3 डिग्री करोगे फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो होगा ही नहीं।
तो 2 डिग्री में तो ये क्या होगा, अगर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड अगर हम यूज करते हैं तो उसमें एलिमिनेशन प्रोडक्ट भी बनेगा मेजर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्लस एलिमिनेशन। 1 डिग्री रखोगे तो आपका हमेशा मेजर प्रोडक्ट भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाला ही बनेगा, एलिमिनेशन नहीं होगा 1 डिग्री में, है ना। ओके, तो अभी इधर देखो, अब इन्होंने कुछ वर्ड यूज किया ना, जो टर्सरी आइसोब्यूटाइल, ओके, सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये डराने के लिए, एन प्रोपाइल, टर्सरी ब्यूटोक्साइड, ओके, इथाइल, ईटी, है ना, तो ये छोटे छोटे नाम लिख दिए डराने के लिए। अब इधर देखो टर्सरी ब्यूटोक्साइड आयन, तो कंपाउंड ए का प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैं देखो टर्सरी ब्यूटोक्साइड आयन ये होता है 4 कार्बन। टर्सरी ब्यूटोक्साइड आयन की रिएक्शन किसके साथ कराई जा रही है, EtBr CH3 CH2 Br। 1 डिग्री है भाई साहब, ये बल्कि है तो चलेगा। ओके, तो आपको जो कंपाउंड बन जाएगा ये बन जाएगा यहाँ पे CH3 CH2, ओके, O, और यहाँ पे 3 ग्रुप जुड़ के, ठीक है, तो इसमें तो बन गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। ये भी ध्यान से देखो, ये तो ठीक है भाई, इसमें ये ब्रोमीन ये तो 1 डिग्री ऑलरेडी है, ओके, तो ये तो बन गया। इस वाले केस में देखो ये एन प्रोपाइल, एन प्रोपाइल मतलब क्या होगा, CH3 CH2 CH2 Br, ओके, तो इसको ये भाई साहब टेक कर देगा यहाँ पे, इसको बाहर निकाल देगा, तो ये कंपाउंड बन गया एन प्रोपाइल। आंसर विल बी द डी ऑप्शन, है ना। अब देखो डी ऑप्शन आंसर निकल जाएगा। अब देखो डी ऑप्शन में बोला आइसोब्यूटाइल, ओके, आइसोब्यूटाइल, दिस इज आइसोब्यूटाइल, है ना, ठीक है, आइसो 1 2 3 4 आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 डिग्री है ना। नाउ इस पे जब अटैक कराओगे, ये देखो ये अल्फा है और ये बीटा है, इस H को बाहर निकाल लिया जाएगा, तो ये इधर से बाहर निकल जाएगा, तो मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा एल्कीन बन जाएगा। हाँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस वाला भी बनेगा, बट ये है ना, इस वाले केस में बोला गया तो डिजायर ईथर हमें ये दिस विल फॉर्म विल बी द मेजर, ईथर माइनर मिलेगा थोड़ा बहुत, है ना, ठीक है, बट मेजर विल बी द एल्कीन विल बी द मेजर इन दिस केस। तो ठीक है, तो ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस का सवाल था। ओके, हाँ जी, ये सवाल अच्छा है, एडजर्सन रीजन है ना, बोला गया डाइमिथाइल ईथर इज कंप्लीटली सोल्यूबल इन वाटर, डाइमिथाइल ईथर कंप्लीटली सोल्यूबल इन वाटर, हाउएवर डाइथाइल ईथर इज सोल्यूबल इन वाटर टू ए वेरी स्मॉल एक्सटेंट। तो बोला गया है कि स्टेटमेंट 1 को अगर मैं बात करूं, ईथर डाइमिथाइल ईथर वाटर में सोल्यूबल है, H2O में, HOO हो जाता है भाई, सोल्यूबल तो है ही, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, ये भाई साहब आपके डेल्टा ले, है ना, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, ठीक है, तो यहां से H बॉन्डिंग तो हो जाएगी, सोल्यूबल है ईथर, है ना, H बॉन्डिंग, ठीक है। और फिर बोला गया कौन सा, डाइथाइल ईथर इज सोल्यूबल इन वाटर टू ए वेरी स्मॉल एक्सटेंट, डाइथाइल, है ना, अब इसमें C2H5 ग्रुप CH2 CH3, है ना, हाइड्रोफोबिक कार्बन ग्रुप अगर बढ़ाओगे ना तो हाइड्रोफोबिक चेन बढ़ेगी, ये हाइड्रोफोबिक चेन होती है। बोला कि यार ये स्मॉल एक्सटेंट में सोल्यूबल होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो यहां पे भी हो रही है, ओके, हाइड्रोजन देखो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव है, इधर डेल्टा नेगेटिव है ऑप्शन, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे, बट दीज ग्रुप्स आर हाइड्रोफोबिक, है ना, हाइड्रोफोबिक है ये, पानी इसको रिपेल करते हैं, हाइड्रोफोबिक, ओके, तो ये जैसे ग्रुप बड़ा होगा तो इन्होंने बोला है डाइथाइल ईथर इज सोल्यूबल इन वाटर टू ए वेरी स्मॉल एक्सटेंट, मतलब कम सोल्यूबल होगा, क्योंकि अगर ये चेन अगर आप बढ़ाओगे रिलेटिवली इसके कंपेयर में थोड़ा कम सोल्यूबल होगा, क्योंकि हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक तो पानी को रिपेल करेंगे, और जो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है वो थोड़ी सी उतनी स्ट्रांग नहीं होगी, ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट क्या ट्रू है। ये आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर से सवाल है, हमें से ज्यादातर ना ऑर्गेनिक में फिजिकल प्रॉपर्टीज से एडजर्सन बनाते हैं। सोडियम मेटल कैन बी यूज्ड टू ड्राई डाइथाइल ईथर, तो मतलब इसमें से वाटर, डाइथाइल ईथर से वाटर को बाहर निकालने में हम सोडियम का यूज करते हैं, बट इथाइल अल्कोहल में ये काम उतना नहीं करता है ना, इथाइल अल्कोहल। देखो सोडियम क्या होता है अपना, सेकंड स्टेटमेंट की मैं बात कर रहा हूं, सोडियम अपना ना पानी के अंदर क्या होता है सभी जानते हैं, बूम बूम, है ना, विग्रस रिएक्शंस होती है, एक इलेक्ट्रॉन, ये काफी जोशीला है, ठीक है, पानी के अंदर, ठीक है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है पानी के अंदर, सोडियम की रिएक्शन सबने की है यार, ओके, सबने देखा है पानी के अंदर काफी विग्रस रिएक्शंस होती है। तो बोला गया है सोडियम मेटल कैन बी यूज टू ड्राई। अब ये क्या करते हैं भाई साहब, अपना जो इलेक्ट्रॉन है, अब देखो कोई भी जैसे एसिडिक हाइड्रोजन है, जैसे हो गया आपका एल्कोहल हो गया, जैसे यहां से एसिडिक हाइड्रोजन जो नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं, ओके, RSH हो गया, ओके, ये एल्काइन हो गई, इस तरह से, है ना, ये सारे एसिडिक हाइड्रोजन को क्या करता है भाई साहब, यहां से ये इलेक्ट्रॉन जो है अपना, इलेक्ट्रॉन इधर दिया और ये H इधर टूटा, ठीक है, तो ये RO माइनस, ओके,
और ये क्या बन गया आपका H रेडिकल, और फिर RO माइनस है ना, तो ये तो Na प्लस के साथ एल्कोक्साइड आयन, फिर H रेडिकल, बहुत सारे H रेडिकल आपस में मिलके हाइड्रोजन गैस इवोल्व कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से ना, जो एसिडिक हाइड्रोजन होगा तो वहां पे। देखो पहले सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ो, अब ये समझ में आ गई कैसे। विलियमसन ईथर सिंथेसिस में भी सोडियम यूज किया जाता है एल्कोक्साइड आयन बनाने में, RO माइनस है ना। ओके, इस तरह से रिएक्शन हो जाएगी, ये सारे एसिडिक हाइड्रोजन है, मोटा मोटा है ना। तो बोला क्या है, सोडियम मेटल कैन बी यूज टू ड्राई डाइथाइल ईथर। तो अब आपको देखो, पहले देखो ड्राई डाइथाइल ईथर है ना, इसको सुखाने में काम होता है, मतलब ये क्या है, एक तो ईथर हो गया, ओके, प्लस वाटर हो गया, HOH, ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या होगा, इसमें जब आप सोडियम ऐड करोगे, सोडियम ऐड करोगे तो ये भाई साहब यहां से हाइड्रोजन गैस इवोल्व कर देगा। ओके, यहां से हाइड्रोजन गैस इवोल्व कर देगा सोडियम, डन। तो ये वाटर से हाइड्रोजन को बाहर निकाल के, और ये क्या बन जाएगा, NaOH टाइप है ना, तो पानी बाहर निकाल देगा। ओके, तो सीधी सी बात है, इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, इसके साथ है ना। तो अगर ईथर के अंदर इसको ड्राई करने में काम आता है तो समझ जाना भाई इसमें पानी है। तो पहला स्टेटमेंट क्या सही है। ओके, कहा गया अपना स्टेटमेंट, हाँ, सोडियम मेटल कैन बी यूज टू ड्राई डाइथाइल ईथर है ना, को सुखाने में काम आता है, मतलब उसके पानी को हाइड्रोजन के इवोल्व कर देगा, पानी कंज्यूम हो जाएगा। नोट इथाइल एल्कोहल। अब देखो इथाइल एल्कोहल की कहानी क्या है। अब इथाइल एल्कोहल में भाई एल्कोहल है ना, एल्कोहल में पानी मिला हुआ है ROH। अब दोनों के अंदर ही है ना एसिडिक हाइड्रोजन है, ये भी है ये भी है। तो जब इसमें सोडियम ऐड करोगे तो सोडियम दोनों के साथ ही रिएक्ट करेगा। इसमें सिर्फ ईथर था, ईथर में से पानी के साथ, तो पानी को सुखा दिया, गायब कर दिया। यहाँ पे अब कंपटीशन चल रहा होगा, भाई यहाँ पे भी एसिडिक हाइड्रोजन है, तो सोडियम यहाँ से भी हाइड्रोजन बाहर निकाला है, यहाँ से भी हाइड्रोजन बाहर निकाल रहा है। ओके, तो पूरा वाटर बाहर नहीं निकल रहा होगा, सिर्फ उस वाले केस में यूज करते हैं। या तो आप एल्कोहल को सुखाने में काम में ले रहे हैं, समझना ध्यान से, एल्कोहल को सुखाने में ना, एल्कोहल को ड्राई करने में, वाटर को रिमूव करने में, यहाँ पे भाई साहब एल्कोहल ही दोनों ही रिएक्ट कर रहे हैं। तो फिर हम ऐसा कंपाउंड क्यों यूज करेंगे जिसमें से हमें सिर्फ वाटर को बाहर निकालना, दूसरा कंपाउंड अफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो इस वाले केस में ये कंपाउंड भी अफेक्ट हो रहा है। हम एल्कोहल को ड्राई करने में काम है कि हमें ज्यादा कंसंट्रेटेड प्योर फॉर्म ऑफ एल्कोहल मिले, भाई साहब एल्कोहल ही खत्म हो रहा है सोडियम डालते, तो हम ये यूज नहीं करेंगे। ओके, तो सही है, सोडियम मेटल कैन बी यूज टू ड्राई डाइथाइल ईथर, यस, क्योंकि इसमें से वाटर के साथ रिएक्शन, इसमें ये रिएक्शन करेगा ये नहीं करेगा, इसमें दोनों ही सोडियम के साथ रिएक्शन कर जाएंगे। ओके, तो इसलिए इथाइल अल्कोहल में काम नहीं आता, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो बोथ द स्टेटमेंट इज ट्रू, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। ओके, तो यही पूछा गया था आपको शायद, है ना, करेक्ट ही पूछा गया ना, चूज द करेक्ट। ओके, तो ये सही से पढ़ना है ना, ये काफी बेसिक सवाल होते हैं, है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज से। और एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर करना, और आपको नोट्स वगैरह आपको पीवाईक्यू खजाना में जाके और पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो, फ्री सोर्सेज में जाके आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। ओके, और ग्रेविटी बेस ऑलरेडी अपना चल रहा है, जहां पे वीकली आप रिवाइज कर सकते हो, सेकंड अटेम्प्ट तक इसकी वैलिडिटी है। ओके, जिसके अंदर फुल मॉक देना शुरू कर दो, अगर आप फुल मॉक नहीं दे रहे, जेएमपीपी प्रेडिक्टर पेपर जो आपकी एक टीम हम लोग मिलकर बनाते हैं ना, तो ऑलरेडी चल रहा है अपना सेशन, फुल मॉक देना शुरू कर दो, क्योंकि हर वीकली कम से कम अभी 2 मॉक दो, फुल मॉक उनको एनालिसिस करो। आप देखोगे एग्जाम वाले दिन की आपको जेएमपीपी जैसा ही जेई मेंस का पेपर आपको देखने को मिलेगा। ओके, यस, तो और ग्रेविटी बेस में सारे बूस्टर सेशंस है, रिवीजन डीपीपी जो सब कुछ आपको है, लेक्चर्स है। ओके, नए सवाल हैं, अलग अलग तरह के नए प्रैक्टिस सेशंस हैं, पीवाईक्यूज बहुत सारे हैं, सब कुछ आपको ग्रेविटी बेस में मिल जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम, बाय बाय। और बाकी के लेक्चर सब क्विकली आते रहेंगे, तो चैनल पे बने रहना। ओके, बाय बाय एंड लव यू।